Hello, Assalamualaikum everyone. Here we are going to discuss our first lecture, which is Basics of HTML, delivered by Sir Bakar Bhatt. भी चीज को तो दो क्वेश्चन आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं। वो दो क्वेश्चन क्या थे कि व्हाट इज दिस, ये है क्या, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या होना चाहिए, व्हाट डज इट, ये करता क्या है या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर ये दो क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो जाते हैं तो इट्स मीन आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा था कि हम ये देखते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक हो गया। तो ये हमें मिल गया आंसर कि कंप्यूटर क्या है, फिजिकली तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने पूछा था या जहन में रखा था वो क्या था, ये करता क्या है। ये आपके पास डेटा को गेट करता है यानी कि इनपुट लेता है, ठीक है, उस डेटा को सॉल्व करता है यानी कि प्रोसेसिंग करता है। देन उसके बाद जो आउटपुट आ जाती है तो उसको शो कर देता है यानी कि मॉनिटर पे, आपके प्रिंटर पे, स्कैनर पे, वट एवर जो भी आपके पास आउटपुट डिवाइस है उस पर शो कर देता है। ठीक है। तो इसमें जो कंप्यूटर का लिए जो काम कर रहा था वो प्रोसेसर होता है। उस कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ है ये इनपुट ले रहा है, डेटा सॉल्व कर रहा है, आउटपुट शो कर रहा है। तो बेसिकली वो कौन डिवाइस है, वो प्रोसेसर है बेसिकली। ठीक है जी। तो उसके बाद हमने देखा था कि मेमोरी, मेमोरी क्या है। ठीक है, मेमोरी या तो आपके पास सर्किट, मेमोरी क्या होती है कि आपके डेटा स्टोर करती है। पर्पस क्या है मेमोरी का, डेटा स्टोर करना। और कंप्यूटर में आपके पास दो तरह की मेमोरी होती है, परमानेंट और टेम्परेरी। ठीक है। परमानेंट वो होती है कि जिसमें आपका जो डेटा है वो स्टोर रहता है और परमानेंटली, ठीक है। और टेम्परेरी क्या है, जिसमें आपका जो डेटा होता है, जो अभी हम जो प्रोसेसिंग करेंगे, जो फाइल ओपन हुई है ये कहीं पे लोड हुई है, और वो जहाँ पे लोड हुई है उसको मेमोरी बोलते हैं, वो रैम होती है। ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशन वगैरह देखी थी हमने कंप्यूटर से रिलेटेड। तो उसके बाद हम आगे थे कि अब हमने जो चीज सीखनी है, जो कोर्स कर रहे हैं, वो किससे रिलेटेड है, वो वेबसाइट से रिलेटेड है। ठीक है। कि हमने जो चीज़ें बनानी है वो वेबसाइट है। तो अब सबसे पहले ये देखेंगे कि यार ये जो वेबसाइट हम बनाने लगे हैं ये वेबसाइट होती क्या है, असल में क्या है वेबसाइट। ठीक है। तो एक्चुअल में जो वेबसाइट है वो क्या है, हमने डेफिनेशन देखी। वेबसाइट क्या है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज, पेजेस का मजमुआ है। तो हमारे पास बल्कि मैंने तो आपको स्क्रीन शेयर नहीं की ना अभी तक, सॉरी। मैं भी कहूँ, मैं स्क्रीन क्यों नहीं शेयर की, और आप लोगों को किसी ने बताया ही नहीं। आवाज आ रही कि नहीं आ रही। जी सर, आ रही है। आवाज आ रही है सर। मुझे बताते तो स्क्रीन शेयर कर दें। खैर, आप स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को। जी सर, हो गई। ठीक है। मैं ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ से देखकर ही बता रहा था कि हमने कंप्यूटर की एग्जांपल ली है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या कर सकता है। ठीक है। फिर मेमोरी क्या है, मेमोरी या तो सर्किट या स्ट्रक्चर हो सकते हैं, डिफरेंट डेफिनेशन थी। तो मेन टॉपिक था हमारा क्या था, वेबसाइट था। तो वेबसाइट क्या है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, वेब पेजेस का मजमूआ है। ठीक है। जो क्या कर रहा है, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन की जो नीड है या जो काम आपको चाहिए था उसको फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है जी। अब हमने ये देखा था कि जो वेब कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, तो इसमें जो वेब पेजेस जिसकी कलेक्शन की बात करें ये क्या है असल में। तो इसको हमने देखा था कि जो वेब पेज, एक जो वेब पेज है, ठीक है, उसके अंदर कलेक्शन ऑफ कंटेंट होता है, यानी कि डिफरेंट किस्म का कंटेंट होगा। और वो कंटेंट किस तरह का होगा, वो टेक्स्ट फॉर्म में होगा, वो इमेजेस फॉर्म में होगा, वो ऑडियो फॉर्म में होगा या वीडियो फॉर्म में होगा। एक ऐसा पेज जिसमें कंटेंट है, और किस तरह का कंटेंट है, ये इनमें से कोई भी मीडिया हो सकता है। तो हम कहेंगे कि ये इस तरह का एक वेब पेज है। ये कौन सा है, ये एक वेब पेज है। ठीक है। तो इसके अलावा हम एक और काम करते हैं, हम इधर आते हैं गूगल पे, हम कहते हैं जी व्हाट इज वेब पेज। ठीक है क्या असल में। तो व्हाट इज अ वेब पेज, एन एग्जांपल, अ वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, इज अ डॉक्यूमेंट कॉमनली रिटन इन HTML लैंग्वेजेस या HTML में। एक ऐसा डॉक्यूमेंट, वेब पेज का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किस में लिखा जाए, HTML में। और अभी तक हम HTML ही सीख रहे हैं, डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, टेबल्स बना रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है। दैट इज व्यूड इन एन इंटरनेट ब्राउजर, जैसे क्रोम हो गया, ओपरा हो गया। तो डिफरेंट, अगर एक ऐसा पेज जो कि इंटरनेट ब्राउजर पे ओपन हो और किस लैंग्वेज में लिखा हो, HTML में लिखा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक वेब पेज। ठीक है जी। हमें वेब पेज की भी समझ आ गई कि जो हम जो वेब पेज बनाने लगे हैं, जो हम वेब पेजेस का काम करेंगे, जो डिजाइनिंग करेंगे,
वो हम HTML की लैंग्वेज में लिखेंगे। अब जो आपके कोर्स का टाइटल था वो क्या था, वेब डिजाइन एंड वेब डेवलपमेंट। क्या आपने एट दी एंड इस कोर्स में क्या सीखना है, आप लोगों ने वेब डिजाइनिंग सीखनी है, ठीक है, एंड देन आपने वेब डेवलपमेंट सीखनी है। वेब डिजाइनिंग वाला काम क्रिएटिविटी में ज्यादातर आता है, ठीक है, इजी है काफी, ठीक है, और जो वेब डेवलपमेंट है वो सारा दिमाग का काम है, लॉजिक्स का काम है, ठीक है। तो जी लेकिन आप लोगों ने ये दोनों काम सीखने हैं। वेब डिजाइनिंग में आपका फ्रंट एंड आता है, UI आता है, यूजर इंटरफेस, ठीक है जी। हमारे पास यूजर इंटरफेस के ये एक वेबसाइट है, ये कंप्लीट वेबसाइट का URL है, और इस वेबसाइट में डिफरेंट किस्म के पेजेस है, जैसे HTML का एक पेज है, CSS का एक पेज है, जावास्क्रिप्ट का पेज है। अगर मैं इस HTML की बात करूं तो इस HTML में देखिए जी, एक आपके पास हेडर आ रहा है, ठीक है, एक आपके पास फुटर आ रहा है जो कॉमन है, ठीक है, उसके बाद इसकी जो नेविगेशन बार है वो भी कॉमन है, ठीक है। बट ये जो कंटेंट है, ये आपका जो कंटेंट HTML का देख रहे हैं, ये कंटेंट आपका डिफरेंट है, ये डायनेमिक कह सकते हैं। जैसे मैं CSS के पेज पे क्लिक करता हूँ, ये दरमियान वाला सिर्फ और सिर्फ कंटेंट चेंज होता है, ठीक है, लेकिन अब इसमें CSS से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन भी चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं HTML से रिलेटेड जैसे एडिटर पे आता हूँ तो ये कंटेंट सेम रहा, ये कंटेंट सेम रहा, जो दरमियान में आपका जो कंटेंट आ रहा है वो डायनेमिक है या वो चेंज हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये जो आपको नजर आ रहा पेज, वेबसाइट नजर आ रही है, ये आपका यूजर इंटरफेस है। ये क्या है, आपका यूजर इंटरफेस है। क्या आपने जो हेडर है इसका कलर क्या रखना है, नेविगेशन को कैसे रखना है, ठीक है जी, आपने ये जो कंटेंट आ रहा है ये कलर कैसे लाना है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी क्या यूजर इंटरफेस में आती है। वेब डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपने डेटा को बैकएंड के ऊपर सेव कैसे करना है, कि आपने कोई क्रिएट या कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म था, कोई लॉगिन का फॉर्म है, जो साइन अप का फॉर्म है, उसको आप क्लिक करते हैं, जब सबमिट करते हैं तो बैकएंड के ऊपर वो डेटाबेस में कैसे स्टोर हो रहा है, और जब आप उसके बाद उसको आप फेच कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो सारी चीजें आप इसमें देखते हो वेब डेवलपमेंट में। अब हमारे पास वेब डिजाइन और डेवलपमेंट से रिलेटेड दो फील्ड निकलती हैं, ठीक है, एक होती है फ्रंट एंड डेवलपर जिसको हम वेब डिजाइनिंग कहते हैं, और एक होती है बैक एंड डेवलपर जिसमें हम वेब डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। और वेबसाइट की भी दो टाइप्स हमने देखी थी, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट और एक होती है डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है। कौन कौन सी टाइप है, स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनामिक वेबसाइट। तो ऐसी वेबसाइट जिसका कंटेंट यूजर चेंज नहीं करता, ऐसी वेबसाइट जिसमें यूजर की इंटरेक्शन नहीं होती, ऐसी वेबसाइट जिसमें करंट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होते, ऐसी वेबसाइट जिसमें कोई डेटाबेस नहीं बनती, ठीक है, और ऐसी वेबसाइट जिसमें जो चेंजेस है वो डेली टू डेली नहीं होती, डे टू डे चेंज नहीं होती, बल्कि साल बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, और यूजर नहीं चेंज करता, तो ऐसी वेबसाइट को हम क्या कहते हैं, हमारे पास वो कंटेंट कौन सा, स्टैटिक वेबसाइट है। वो कौन सी है, स्टैटिक वेबसाइट से, ठीक है। एग्जांपल क्या होगी स्टैटिक वेबसाइट की? इसकी वेबसाइट में हम ये देख लेते हैं, हमारे पास ये देखिएगा, हम इधर लिखते हैं HTML, कौन बताएगा? सर बाकी सारी वेबसाइट डायनेमिक ही हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक वगैरह। फेसबुक तो प्योर डायनेमिक है ना। अब ये देखिए कि लाजमी नहीं है कि सारी जो एक वेबसाइट है वो प्योर स्टैटिक हो, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिसमें स्टैटिक भी डेटा होता है और डायनेमिक भी होता है, ठीक है। या मैंने आप लोगों को डे फर्स्ट पे आप लोगों को एक्टिविटी भी दी थी शायद, कि आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि स्टैटिक कंटेंट कौन से हैं, डायनामिक कंटेंट कौन से हैं। तो अगर मैं इसके पोर्टल की बात करूं जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है, तो ये जो हमारे पास ये लिंक आ रहा है, ये जो वेबसाइट का इसे लिंक है, ये डायनामिक है। डायनामिक कैसे है कि इसमें यूजर की इंटरेक्शन है, कि यूजर ने फॉर्म फिल करना है, यूजर यहाँ से सिलेक्ट करता है जी, टेक्निकल में जाता है, ठीक है, शिफ्ट में ऑनलाइन शिफ्ट सेलेक्ट करता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करता है। तो अभी तक ये इनमें अभी तक जो है ना एडमिशन ओपन है, ठीक है जी। इसमें से कोई भी टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करते हैं और फिर उसका कोर्स सिलेक्ट करते हैं, देन ये सारा काम आपका क्या डायनामिक है, कि यूजर की इंटरेक्शन के ऊपर है। यूजर सिलेक्ट कर रहा है, उसके बाद डेटा शो हो रहा है, और जो डेटा जो आता है ना यहाँ, ये वाला जो डेटा शो हो रहा है बार बार आपको, ये डेटाबेस से फेच होके आ रहा है, ठीक है। तो स्टैटिक वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होगी जिसमें आपने स्टैटिक पेजेस बनाने हैं, HTML CSS की लैंग्वेज इस्तेमाल करके, जैसे अपने वेब पेज को खूबसूरत बनाना है, ठीक है। अब ये जो डेटा है ना, ये सारा ये भी आपने HTML CSS ही लगाई हुई है,
ठीक हो गया। लेकिन आपके बाद इसके बाद क्या हो रहा है कि जब आप ये सारी HTML CSS लगी हुई है, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो जितना भी डेटा आपने इस फॉर्म पे रखा था वो सारा सर्वर पे जाकर स्टोर हो जाता है, सर्वर की डेटाबेस में। तो ऐसे ही वेबसाइट जिनमें यूजर का इंटरेक्शन कम हो, जिसमें यूजर का इंटरेक्शन है ही नहीं, जिसमें डेटाबेस क्रिएट ही ना हो, जिसमें क्रिएट ना हो, रीड ना हो, अपडेट ना हो, डिलीट ना हो, ठीक है जी। और कौन सी चीजें, और डे टू डे चेंज ना हो, तो वो कौन सा डेटा होगा, स्टैटिक। स्टैटिक के नाम से पता चल रहा है, ठीक है जी। और अगर आपने स्टैटिक वेबसाइट में चेंजिंग्स करनी है ना, जैसे मैं आप लोगों को कोई असाइनमेंट भी देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे ना इस तरह का एक पेज बना दो, ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला कोई पेज में कहता हूँ आप लोगों को, ओपन नहीं हुआ था कोई, मैं कहता हूँ ये पेज बना दें आप लोग, ठीक है, या कोई इजी सा देते हैं, ये वाला भी थोड़ा सा मुश्किल ही है। होम पे आते हैं, ड्रॉप डाउन अबाउट अस पे आते हैं, ये थोड़ा सा इजी होगा। अच्छा, इन्होंने अपने अबाउट अस, ये एक पूरी वेबसाइट है ना, होम पे आ जाते हैं, तो कोई भी आप ले लें, इसको क्लोज, हाँ ये एक पेज बनाना है। तो ये आपका क्या है, स्टैटिक पेज है। इसको कैसे, अगर मैं इसमें कहता हूँ कि यार इसमें ना ये जो वेलकम टू ब्रीज है ना, ये चेंज कर दो, ये न्यू बूटस्ट्रैप टाइटल की जगह ना आप कोई और टाइटल रख दो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने सबलाइन टेक्स्ट में आना पड़ेगा और यहाँ पर कोड में जाकर चेंज करना है, ठीक है। जैसे ये अबू बकर ने असाइनमेंट एक बनाई है ना, इसको ओपन करते हैं, ये पेज के, ये स्टैटिक पेज है, इसमें कोई डेटाबेस नहीं है। तो अभी आप लोग जो सीख रहे हैं वो स्टैटिक डेटा सीख रहे हैं, स्टैटिक कंटेंट सीख रहे हैं कि आपने स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कैसे करना है। अब मैं अगर किसी बच्चे को कहता हूँ ना कि यार ये आपने जो क्वेश्चन 2 लिखा है ये ना लिखे, ठीक है, तो उसके लिए उसको चेंज कहाँ पे करना है, अपनी कोड वाली फाइल में जाएगा, ठीक है, और वो ढूंढेगा वो कौन सा H1 था, वो यहाँ इस कोड में आएगा बाकायदा, ठीक है जी, और ये क्वेश्चन 2 को यहाँ से रिमूव कर देगा। समझ आ रही है? तो ये जो स्टैटिक कंटेंट होता है आपको बकायदा कोड में जाकर चेंज करना पड़ता है, तब ही जाकर चेंज होता है, ठीक है। जबकि डायनामिक कंटेंट क्या है, डायनामिक कंटेंट के अंदर आपके पास डिफरेंट एडमिन पैनल्स बने होते हैं, जिनकी मदद से या जिनकी हेल्प से आप उसी पैनल के ऊपर रहते हुए डेटा को क्रिएट करते हैं, डेटा को अपडेट करते हैं, डेटा को डिलीट करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल एक और इमेज दिखाऊं, अगर मैं ये क्रेड लिखा है, ठीक है जी, और इसको मैं इमेजेस में आ जाता हूँ, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ये एक एग्जांपल दिया है कि ये कुछ क्रेड है जिसमें आपका फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जिसका फर्स्ट नेम है, इमेज लगी हुई, लास्ट नेम है। यार ये देखो ना यार, सबसे अच्छी बात, ये जो आपकी जो वेब एप्लीकेशन है, जो ईडी टैग, जो पोर्टल, बार बार हम LMS की बात कर रहे हैं, ये प्योर डायनामिक है। ये क्या है, डायनामिक है, कि इसमें आप लोगों का क्या काम है, आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, आप अपनी जो एक्टिविटी है वो क्रिएट करते हो, वो सबमिट करते हो, ठीक हो गया। मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ, मैं आपको एनरोल कर रहा हूँ, ठीक है जी, मैं आपकी जो मार्किंग कर रहा हूँ उसको एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा जो काम है ये हमारा क्या है, डायनामिक है, ये सारा डायनामिक है। जो कंटेंट इसमें जितना भी बना हुआ ना, ये सारा ये चेंज होता रहता है, ठीक है जी। जैसे ये मैंने आप लोगों के लिए अभी मैंने क्या काम किया, ये देखिएगा, मैंने ये एक एक्टिविटी बनाई है आपकी असेसमेंट क्विज की, देन आपकी ये बनाई है, इसमें मैं एडिट करूंगा, अपडेट करूंगा, डिलीट करूंगा। अगर मैंने डिलीट करनी है, ये देखिए मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ये दोनों आप लोगों की एक्टिविटी बनी, ये देखें, ये मेरे पास अब मैं एक तरह का एडमिन पैनल हूँ। तो इस तरह की वेबसाइट डायनामिक होती है जिसमें सारा कंट्रोल आप यूजर्स को दे देते हैं, आप डेवलपर के एंड पे कुछ नहीं रखते। डेवलपर क्या करता है, एक ऐसा फ्रेमवर्क आपको बना देता है, इंटरफेस बना देता है, जिसमें सारा काम आपने खुद करना होता है, कोड में जाकर चेंज नहीं करना, ठीक है। अब कोई मुझे कहता है ना कि आप कि भी ये मुझे टाइटल चेंज करना है, मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक करूंगा, मैं चेंज कर सकता हूँ। समझ आ रही है? अगर MCQs मैंने 10 है, मैं कहता हूँ 15 होने चाहिए, मैं यहाँ एडिट पे क्लिक करूंगा तो 15 हो जाएंगे। तो मुझे बाकायदा कोड में जाकर एक एक एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो कंटेंट हमारा, ये जो कंटेंट हमने जो क्रिएट किया, ये डायनामिक है। और ये जो आप पेजेस अभी बना रहे हैं ना, कि मैं कहता हूँ कि यार ये आप एक काम करें कि 5 6 है तो एक और 7th रो बना दें,
ठीक है। 7th रो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इधर कोड में आएंगे, यहाँ से कट करें, कॉपी करेंगे, कोड रो बनाएंगे, उसमें डाटा एंट्री कर देंगे। जबकि ये मेरे पास कितनी रोज है, ये 2 रोज हैं। ठीक है, अगर मैंने एक न्यू स्टेज को क्रिएट करने में यहाँ पे क्लिक कर लूंगा, मेरे पास एक नई थर्ड पे एक रो बन जाएगी। ये भी तो एक टेबल ही है ना, ये देख रहे हैं, ये भी तो एक टेबल है जिसके अंदर इसके जो टी एच टाइटल है, स्टेज टाइप है, और ये टी एच लगा हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इंस्पेक्ट करके दिखाऊंगा, ये टी एच लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए टी एच लगा हुआ है। तो बच्चों क्लियर हुआ कि स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट में क्या फर्क है? यस सर। ठीक है, कि अगर जी सर। आप जो कंटेंट है वो सिर्फ अपने यूजर इंटरफेस के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो वो स्टैटिक होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका जो कंटेंट यूजर इंटरफेस से होकर डेटाबेस में स्टोर हो रहा है वो डायनामिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारी वेबसाइट है ये डायनामिक है। ये जो हम सर, डिफरेंट इसका किस्म की मतलब टेम्पलेट्स होता है ना, उसमें भी आपको इस तरह का, जैसे ये मुझे समझ लेगा एक पैनल मुझे बनाकर दे दिया कि मैं आपको ऐड कर एनरोल कर सकता हूँ, मैं आपकी मार्किंग कर सकता हूँ, मैं आपको नंबर दे सकता हूँ, मैं आपके जिनसे है डिफरेंट किस्म की एक्टिविटी क्रिएट कर सकता हूँ। वर्डप्रेस के अंदर क्या होगा कि जब उसको इंस्टॉल करेंगे उसका हमें एक बैकएंड मिलेगा, एक फ्रंट एंड मिलेगा। बैकएंड के अंदर हम कोई थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई प्लगइन में काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सारा जो ड्रैग एंड ड्रॉप है वो कर सकते हैं। अब वो जो वर्डप्रेस का जो प्लेटफॉर्म है, जो वर्डप्रेस जिसने बनाई है, ठीक है, तो वो कोई डेवलपर्स थे या कोडर्स थे जिन्होंने ये एक प्लेटफॉर्म बना। जैसे ये एक एप्लीकेशन किसी डेवलपर ने बनाकर दी है ना, हम तो जैसे इसको यूज कर रहे हैं, ये हम यूजर्स हैं। ठीक है, जैसे मैं सुपरवाइजर हूं, आप स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो जो वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म है उसमें हमने कह दिया कि जो हमारा होगा वो डेवलपर या तो एडमिन होगा, जिसका काम होगा जस्ट वो ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर काम करना। ठीक है, वो प्योर कोडिंग के ऊपर काम नहीं हम करेंगे वर्डप्रेस के ऊपर कि हम बकायदा कोड में जाके, जैसे अभी हम कोडिंग के थ्रू कर रहे हैं, हमारे पास एक टूल होता है और हम इसमें लैंग्वेज के थ्रू काम कर रहे हैं। वर्डप्रेस के अंदर हमने कोई लैंग्वेज में नहीं जाना, सारी चीजें हमारे पास बनी होगी, जैसे हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है 80% काम, उसके हम बाद में आते हैं। ठीक है ना। सर ये जो वेबसाइट है EDX की, ये किस पे है, वर्डप्रेस पे है या उस पे है? ये वर्डप्रेस पे नहीं है, और इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट किस पे है। वैसे इनकी 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 इसको चेक करना पड़ेगा। ये लैंग्वेज हो सकता है। अच्छा, ये किस पे है, ये तो लैंग्वेज पे डिपेंड करता है ना, कौन सी लैंग्वेज इसमें यूज हुई है। आप जो वेबसाइट है, आपके पास जो वेबसाइट, एक सेकंड में थोड़ा सा दिखाई दूं कि जो हमारे पास वेबसाइट की जो टाइप है स्टैटिक है, और उसमें आती है वेब डिजाइनिंग। और वेब डिजाइनिंग में आप कौन सी लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं, वो HTML होती है, वो CSS होती है, वो जावास्क्रिप्ट होती है, बेसिक। डायनामिक वेबसाइट करंट जो जिनसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको या तो PHP को इस्तेमाल करना पड़ता है, C# या .NET को इस्तेमाल करना पड़ता है, या पाइथन को इस्तेमाल करना पड़ता है, या जावा को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो आपकी वर्डप्रेस टूल है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, वो किस लैंग्वेज के ऊपर डेवलप हुए, जो डेवलपर था उसका वो PHP के ऊपर बनाई है। जिस बंदे को PHP का नॉलेज होगा, ठीक है, उसने वो एक तरह का आपको जो सा बना बनाया टूल दे दिया, जिसकी मदद से आप डिफरेंट किस्म की जल्दी से वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। चाहे वो ब्लॉगिंग वेबसाइट हो, ई-कॉमर्स स्टोर हो, डिफरेंट किस्म के कमर्शियल वेबसाइट हो, तो आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज, जो वेबसाइट्स होती है, डिफरेंट किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर बेस कर रही होती है। और जो ये जो वेबसाइट है ये डायनामिक है ना, तो ये इस पर तो लाजमी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या तो PHP हो सकती है या .NET, ज्यादातर ये यूज हो रही है। तो ये देखना है कि ये किस लैंग्वेज पे बनी है, PHP पे बनी है, HTML पे बनी है। HTML तो वैसे ही लगे ही है, HTML से जावास्क्रिप्ट तो है। अब हमें सिर्फ बैकएंड लैंग्वेज देखनी है। आवाज कट रही है बच्चे। हाँ जी, जी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। ठीक है जी, ये बता रहा है कि इसमें जो एनालिटिक्स के लिए गूगल एनालिटिक्स यूज की हुई है, कुछ उसने लाइब्रेरी इस्तेमाल की फेसबुक की, बूटस्ट्रैप इस्तेमाल की फ्रंट एंड के लिए। ठीक है जी, और कुछ पाइथन्स के यूज की, ज्यादातर इसमें पाइथन है। देखिए PHP नहीं, पाइथन के ऊपर ज्यादातर बेस कर रही है। देख रहे हैं jQuery, ज्यादातर ये Django पाइथन का फ्रेमवर्क है। ये सारी चीजें इसने हमें बता दी। सर ये बूटस्ट्रैप क्या चीज है? बूटस्ट्रैप हम सीखेंगे, ठीक है, इस लेक्चर में।
हमें सबसे पहले HTML सीखना है, हम इस पे फोकस करते हैं। पहले हम अच्छे से HTML सीखते हैं, CSS सीखते हैं, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बूटस्ट्रैप की है। अगर आप लोग ये देखें कि अपने कोर्स में आएंगे ना, तो HTML इंट्रोडक्शन है, ठीक है, CSS का इंट्रोडक्शन है, एंड देन बूटस्ट्रैप है, ठीक है। वैसे मैं सिंपल थोड़ा सा बता देता हूँ कि CSS में जब HTML में क्या होता है कि आपने स्ट्रक्चर डिफाइन करना है वेबसाइट का। स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि आप बताते हैं कि भी यहाँ पे ये जो इतना पोर्शन है हेडर के लिए इस्तेमाल कर लो, जो इतना पोर्शन है, जो बेसिक टैग लगेंगे, जो फाउंडेशंस होंगे, वो आपका क्या हो जाएगा जी, फुटर के लिए हो जाएगा। या जो एक बच्चे ने असाइनमेंट किए हैं, जैसे ये किए ना, तो इन्होंने बताया कि भी ये दरमियान में जो सा ये हेडिंग के लिए हो जाएगा, ये हिस्सा जो सा टेबल के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर भी इन्होंने एक टेबल बना दिया, ठीक है। तो ये सारा चीजें उसने डिफाइन करती हैं। अब उसके बाद इसको कलर करना, कलर से क्या मुराद है कि जी इसका इसका बैकग्राउंड कलर ये होगा, ठीक है जी, इसका जो टेक्स्ट कलर है ये चेंज कर दो, यहाँ पर भी कुछ सेक्शन बना दो ताकि कुछ प्रोमिनेंट नजर आए। तो ये सारा काम किसका, आपका CSS का, ठीक है। जो बूटस्ट्रैप होती हैं वो CSS ही है, लेकिन फर्क क्या है कि आपकी जो अभी जो आपने सारा डिजाइनिंग की, ये तो लैपटॉप के ऊपर की है ना, ठीक है। जो भी आप डिजाइनिंग करते हैं वो लैपटॉप के ऊपर करते हैं। तो जैसे ही आप मोबाइल, बाज दफा आपने कुछ वेबसाइट देखी होगी ओपन करते हैं मोबाइल के ऊपर, वो बहुत ही स्मॉल स्मॉल नजर आ रही थी, आपको उसको जूम इन जूम आउट करके देखना पड़ता है कि यार क्या लिखा हुआ है। आपको क्लिक करने के लिए भी बकायदा जूम इन करके क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो ऐसी वेबसाइट्स की होती है रिस्पॉन्सिव नहीं रहती, तो उनको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए तो जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उसको हम बूटस्ट्रैप कहते हैं। बूटस्ट्रैप क्या करती हैं, आपके पेज को रिस्पॉन्सिव रखती है। रिस्पॉन्सिव से क्या मुराद है कि आप कोई वेबसाइट ओपन करें, अगर वो वेबसाइट टैबलेट पे ओपन करें, वो वेबसाइट मोबाइल पे ओपन करें, वो वेबसाइट मोबाइल लैपटॉप पे ओपन करें, बड़ी स्क्रीन पे ओपन करें, तो वो उसका डिजाइन खराब नहीं होगा, वो स्क्रीन टू स्क्रीन वेरी कर जाएगा, अपने आप को इन्वॉल्व कर जाएगा। CSS से भी तो रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो CSS में क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा काम करना पड़ता है, और मतलब डिटेल में नॉलेज चाहिए होता है। मतलब आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस होगा, काफी ज्यादा काम किया होगा, देन आप अच्छा एक रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। और वही रिस्पॉन्सिव डिजाइन आप क्या करते हैं बूटस्ट्रैप में, अगर आपको 1 मंथ 2 मंथ का नॉलेज, आप वही डिजाइन वैसा ही बना लें। तो CSS और बूटस्ट्रैप में क्या फर्क है, जो CSS का फ्रेमवर्क है ना वो बूटस्ट्रैप है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप में आपको बनी बनाई चीजें मिल जाएगी, जस्ट आपने उसको यूज करना है, ठीक है। और ज्यादातर जो बूटस्ट्रैप जो फेमस हुई थी हमारे पास, वो क्या थी, मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट थी, कि आप लैपटॉप के लिए डिजाइन करते थे और वो मोबाइल पे भी बेहतरीन चलती थी, रिस्पॉन्सिव होता था उसका डिजाइन, ठीक है। और ये बार बार रिस्पॉन्सिव की बात करेगा, कहता है इसमें इंक्लूड क्या होती है, बेसिकली इंक्लूड वही HTML CSS ही है, ठीक है जी। लेकिन वो क्या कह रहा है, बूटस्ट्रैप आल्सो गिव्स यू द एबिलिटी टू इजीली क्रिएट रिस्पॉन्सिव डिजाइन, ठीक है। और रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होता है कि ऐसा ये वेब पेज जो हर डिवाइसेस पे चले, हर डिवाइसेस के लिहाज से अपने आप को मर्ज करे या इन्वॉल्व करे। इन्होंने जैसे ये देखे जी, आपको ये एग्जांपल भी दिखा देते हैं। ये एक वेबसाइट इन्होंने बनाई है सिंपली मी की, ठीक है। इसको हम फुल पेज डेमो न्यू टैब में ओपन करते हैं। अब ये देखिए, ये जो डिजाइन है ना, ये लैपटॉप के ऊपर चल रहा है, ठीक है। अब स्क्रीन किसी बच्चे की मतलब उनकी स्क्रीन साइज छोटा होता है, जैसे मैं उसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूँ, ये देख रहे हैं डिजाइन ही खराब हुआ। अब अगर कोई टैबलेट वाला होता है या इतना डिजाइन, किसी का मोबाइल इतना होती, इतनी स्क्रीन होती, तो अब हाँ, अब क्योंकि मोबाइल में आपको पता है कि आपने स्क्रॉल करना होता है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली कहते हैं, वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे कर रहे होते हैं। तो ये देखिए, अगर हमारे पास इतनी स्क्रीन हो, तो ये देखिए सारा डिजाइन उसने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया, मर्ज कर लिया स्क्रीन के लिहाज से, तो कोई डिजाइन आपको जूम इन जूम आउट नहीं करना पड़ा। जैसे जैसे एक और मजे की बात बताता हूँ, जैसे जैसे स्क्रीन का साइज बढ़ता जाएगा अपने आप को इन्वॉल्व करता जाएगा, ये देखिएगा। और ये बटन पहले नहीं था, ये देखिएगा, ये जब इतनी स्क्रीन थी ये बटन आप आया ना, ये देखिए, ये बता रहे कि कहाँ पे जाना है। तो जैसे जैसे स्क्रीन का साइज बड़ा करता जा रहा हूँ, ये देखें वो बटन गायब हो गया और उसकी जगह ये आ गया, ठीक है। ये अपने आप को कंटेंट इजीली जो उनसे है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा हम कोई और वेबसाइट, हम टैफ्टा की ही वेबसाइट देख लेते हैं। ये एक वेबसाइट है हमारे पास, ठीक है। इसका स्क्रीन साइज छोटा करते हैं हम, तो क्या ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, तो ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये वेबसाइट बिल्कुल रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। कंटेंट सारा लेफ्ट में हो गया है,
और ये तो चलो फिर भी नजर आ रहा है, ये अच्छी बात है कि हमें कुछ ना कुछ नजर आ रहा है, बल्कि हाँ रिस्पॉन्सिव है। ये देखें, ये पहले नहीं था, ये देखिएगा टॉप बार मेन्यू पहले नहीं था, ये देखें खत्म हो गया, रिस्पॉन्सिव है ये भी। कंटेंट आपको जूम आउट नहीं करना पड़ रहा। तो ये ज्यादा, ये वाला जो काम है आप सीएसएस में भी कर सकते हैं, नो डाउट, बट सीएसएस में आपको एक तो एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए और टाइम चाहिए। बूटस्ट्रैप में आपके पास अगर थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ग्रेट सिस्टम्स की, तो आप इजीली बना सकते हैं, बस ये फर्क है। सर बूटस्ट्रैप ऐड CSS करने में से आपको वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाती है अगर हम बूटस्ट्रैप ऐड करते हो तो? नहीं क्यों नहीं होती, क्यों नहीं, सर वो बिल्कुल होती है नहीं उसकी होती। लार्ज फाइल होती है सीएसएस की, फाइल लोड करनी होती है उसमें। वो डिपेंड करते हैं। तो अब हमें पता चल गया है कि डायनामिक वेबसाइट के अंदर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। पाइथन जैसे हमने देख ली थी कि ये जो हमारा जो पोर्टल है ये पाइथन के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी और उसके साथ कोई डेटाबेस होगी, जैसे MySQL हो गया या और किसी की डेटाबेस। जबकि जो डिजाइनिंग होती है, जो वेब डिजाइनिंग, जो स्टैटिक पेजेस की बात करते हैं, उसमें हमारे पास HTML वो तो सब में लाजमी है, इसलिए तो कहते हैं ये स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। HTML होगा डिजाइनिंग के लिए, CSS मस्ट है एंड जावास्क्रिप्ट मस्ट है। तो अगर आप CSS नहीं इस्तेमाल करना चाहते या CSS का कम नॉलेज है, तो इसका फ्रेमवर्क है जिसको हम कहते हैं बूटस्ट्रैप। वर्किंग वही है, लेकिन आपको बूटस्ट्रैप में कम काम करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिव जल्दी हो जाता है। CSS में आपको एक एक चीज का कोड खुद लिखना पड़ता है, एक एक चीज की क्लासेस खुद बनानी पड़ती है, रिस्पॉन्सिव खुद करना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट में आपको मैक्सिमम कोड लिखना पड़ता है, 10 लाइनों को कोड लिखना पड़ता है, फंक्शंस खुद बनाने पड़ते हैं, क्लिक खुद का फंक्शन लिखना पड़ता है। जबकि जावास्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरी है, ठीक है, वो होती है jQuery, ठीक है। तो बेसिकली सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। मतलब अगर आपने एक फ्रंट एंड अच्छा डेवलपर बनना है, तब आपको HTML आनी चाहिए, CSS आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, बूटस्ट्रैप आनी चाहिए एंड jQuery। तो कितनी लैंग्वेज, 1 2 3 4 लैंग्वेजेस तो मस्त है, बल्कि 5 लैंग्वेजेस। बेसिक कौन सी इसमें, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जिसको CSS की थोड़ी बहुत समझ आ गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तब वो बूटस्ट्रैप भी लाजमी सीखे। और जिसको जावास्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो, जावास्क्रिप्ट एक प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, इसकी मदद से हम टैग्स की मदद से हम इंफॉर्मेशन को रेंडर करते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं। CSS की मदद से हम अपनी इंफॉर्मेशन को खूबसूरत दिखाते हैं, और जावास्क्रिप्ट की मदद से हम अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे क्लिक करने के ऊपर क्या हो, चेंज करने के ऊपर क्या हो, कोई बिहेवियर जो वेबसाइट का है, ठीक है। सो CSS में हम क्या करते हैं कि हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है रिस्पॉन्सिव करने के लिए, जबकि हमारे पास एक फ्रेमवर्क अवेलेबल है, लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, हम इनको इस्तेमाल करके हमारा काम जो हमें 1 घंटे में करना पड़ा वो 10 मिनट में हो जाता है बूटस्ट्रैप के थ्रू, ठीक है। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में अगर तो जो बंदा लॉजिकली बहुत स्ट्रांग है, जिसकी लॉजिक्स अच्छी हैं और प्रोग्रामिंग में भी स्ट्रांग है, ठीक है, कोडिंग अच्छी है उसकी, डिफरेंट किस्म की लॉजिक्स बना लेता है, ठीक है, तो वो तो फिर जावास्क्रिप्ट में रह सकता है। लेकिन अगर आपको मतलब लेस कोड लिखना पड़े और आप कहते हैं कि भाई ये काम तो बार बार करना पड़ रहा है, तो उसके लिए आप किसको रेफर कर लेते हैं, jQuery। तो jQuery में आपके पास बने बनाए फंक्शंस पड़े होते हैं, जस्ट आपने उनको कॉल करना होता है और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग समझनी होती है। तो जो काम आप जावास्क्रिप्ट में 10 लाइनों में कर रहे होते हो, अपने कोड के थ्रू कर रहे होते हो, वही काम उन्होंने 2 लाइनों में किया होता है। ये भी हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमने जो सीखना है, आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो HTML है, आज हमने इस पे फोकस करना है, बाकियों पे हम आहिस्ता आहिस्ता आते जाएंगे। और HTML में भी हमने आकर ये देखा था कि जो हमारा HTML होता है, ठीक है, वो जो उनसे HTML है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और हमने ये भी देख लेते हैं, ये जो 4 करैक्टर है, इसको HTML को HTML क्यों कहते हैं। जी कौन बताया कि HTML को HTML क्यों कहते हैं। HTML को हम HTML इसलिए कहते हैं क्योंकि H स्टैंड फॉर हाइपर और T स्टैंड फॉर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है जी। तो हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो मशीन के ऊपर रीड हो, ये मशीन है ना हमारी, लैपटॉप, मोबाइल, इस तरह की चीजें। तो एक ऐसा टेक्स्ट जो मशीन के ऊपर रीडेबल हो, उसको हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। और उस टेक्स्ट को हम मार्क कर रहे होते हैं, हाईलाइट कर रहे होते हैं, पॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो HTML इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। क्या बेसिकली मार्कअप लैंग्वेज है, टैग्स की मदद से इंफॉर्मेशन को हम मार्क कर रहे होते हैं, हाईलाइट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये किस पर्पस के लिए, देखिए HTML क्या है ये पता चल गया है, हाइपर का मतलब पता चल गया, टेक्स्ट का मतलब पता चल गया, मार्कअप का पता चल गया, लैंग्वेज का तो पता ही पता है।
अब ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, क्या करता है, ये HTML हमारे लिए वेब पेजेस क्रिएट करके देता है। जो हमने बात की थी ना कि जो एक वेबसाइट है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेज है। वेब पेज क्या है, एक वेब डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हम कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, HTML। ठीक है, तो इसका काम क्या है, हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है, अब हम सारी इंफॉर्मेशन तो नहीं बता सकते ना, तो हम क्या करते हैं, एक वेब पेज में वो इंफॉर्मेशन हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं जो यूजर के लिए यूजफुल हो, जो उसके लिए इंटरेक्टिव हो, ठीक है, या जिससे हमें अर्निंग मिल सके, या जिससे हमें भी फायदा हो और यूजर्स को भी फायदा हो। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, रेंडर करवाते हैं, मार्क करवा देते हैं। ठीक हो गया। और HTML का जो बेसिक पर्पस है, जो HTML क्या काम करता है, HTML का काम है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, बेसिक फाउंडेशंस। मैंने बताया ना कि आप लोगों ने कोई घर बनाना है, तो घर के आप जो मैप होता है कि भी इधर इस जगह पे ये रूम बनेगा, इधर किचन बन जाएगा, इधर बाथरूम बन जाएगा, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो जो मजदूर, जो लेबर होते हैं, जो नॉर्मल जो उनसे है, वो जो बेस, जो फाउंडेशन, जो पिलर्स बना रहे होते हैं, वो आपका HTML का काम होता है। देन उस रूम पे कलर कौन सा होगा, पेंट कौन सा होगा, डिफरेंट किस्म की डेकोरेशन कौन सी होगी, वो सारा काम आपका CSS का है। ठीक है, अभी हम लोगों ने टेबल भी देखा है, टेबल को देखे हमने, सिंपल एक स्ट्रक्चर बनाया था, टेबल बिल्कुल अजीब सा, हमें लग ही नहीं रहा था कि टेबल है। तो उसको खूबसूरत बनाने के लिए हमने उसकी विड्थ 100% की, उसके टेबल टैग में, TD टैग में, TR टैग में हमने कहा कि इसके बॉर्डर लगा दो। ठीक है, फिर उसके बाद बॉर्डर को कोलैप्स कर दो, तो वो सारी चीजें आपकी CSS में आती हैं। लेकिन जो फाइनल जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि टेबल बनाने के लिए TR की जरूरत पड़ेगी, वो कौन देगा, वो हमें HTML देगा। टेबल बनाने के लिए कॉलम चाहिए, वो कौन देगा, वो HTML देगा। ठीक है, तो HTML के पास कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स है, वर्कर्स है, लेबर्स है, जिसका काम क्या है, बेसिक फाउंडेशन क्रिएट करके देना। क्या आप कहते हो यार टेबल एक बना दो, तो वो आपको एक टेबल बनाकर दे देगा। ठीक है, लिस्ट बना दो, लिस्ट बनाकर दे देगा। ठीक है, तो एलिमेंट्स जो उनसे HTML के पास है, उनका काम होता है ब्राउजर को रेंडर करवा के देना। जो ब्राउजर को बताते हैं कि इस तरह की, ये मेरे पास ये एलिमेंट है, अब इस तरह की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर, मतलब H1 है तो बोल्ड कर दो, P है तो नॉर्मल रख दो, टेबल है तो टेबल फॉर्म में दिखा दो, लिस्ट है तो बुलेट्स फॉर्म में दिखा दो। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो ब्राउजर को किसने बतानी है, HTML के एलिमेंट्स ने खुद बतानी है। वो HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो HTML का वर्जन इस्तेमाल करे वो लेटेस्ट है, यानी कि 5 इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, या एक रिकमेंडेशन है कि जब भी आपने HTML का कोड लिखना है, तो आपने जो फर्स्ट लाइन है डॉक टाइप HTML, ये लाजमी लिखनी है, जिसका मतलब है कि अब आप जो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करें ये 5 वाला है। ठीक है जी। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूं कि आप लोगों ने ये देखिए, ये काफी अच्छा उन्होंने समझाया हुआ है कि आपका जो एक वेब पेज है, ठीक है, जो HTML से स्टार्ट हो रहा है, वो 2 हिस्सों में डिवाइड है। हिस्से कितने, इसके 2 हैं। ये देखिए, एक हेड का हिस्सा है जो यहां से लेकर बॉक्स बना हुआ यहां तक कंप्लीट हो गया, ठीक है, और एक हिस्सा कौन सा, इसका ये वाला हिस्सा जिसको हम बॉडी का हिस्सा कह रहे हैं। ठीक है, जो हेड वाला हिस्सा है उसके अंदर एक जो बेसिक टैग है, जो स्ट्रक्चर में डिफाइन होता है, जिसका नाम है टाइटल टैग। ठीक है, जिसका नाम है टाइटल टैग। तो इस टाइटल टैग का क्या मतलब है कि जो आपकी टाइटल बार में डिफरेंट किस्म के पेजेस खुले, व्हाट्सएप का पेज खुला हुआ है, पोर्टल का पेज खुला हुआ है, पोर्टल एक्सेस है, ठीक है जी, EDText वाला पेज है, जितने भी आपके पास जो वेब पेजेस के जो टाइटल होते हैं ना, वो आपके टाइटल बार में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, इंट्रोडक्शन टू HTML, ठीक है जी, गूगल मीट की जो टाइटल आ रहा है, ठीक है, वो टाइटल आपने यहां पर डिफाइन करना होता है। जो भी आपका वेब पेज बनेगा, उसका जो टाइटल होगा, पेज का टाइटल होगा, ठीक है, वो आपकी ये टाइटल बार में डिस्प्ले होगा। जैसे गूगल भी एक वेबसाइट है, देखिए उसका टाइटल आ रहा है गूगल। ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की, उसका टाइटल आ रहा है क्रेड। ठीक है, ये गूगल मीट है, उसका टाइटल आ रहा है हमारे पास, क्या कहते हैं उसे, गूगल मीट आ रहा है। तो आपका जो हेड सेक्शन है, इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ टाइटल तक रहना। टाइटल बार जो आपकी नजर आ रही है, सिर्फ और सिर्फ इसका काम यहां तक है। इसके अलावा हेड सेक्शन का क्या काम है कि अगर आप कोई CSS इस्तेमाल करते हैं, जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं, या डिफरेंट किस्म की एक्सटर्नल लाइब्रेरीज इस्तेमाल करते हैं जिससे आपका पेज खूबसूरत बने, ठीक है, फंक्शनल हो, बिहेवियर अच्छा हो, वो आपने काम किसमें करना है, हेड के सेक्शन के अंदर, टाइटल के अलावा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका पेज रैंक हो, जैसे कोई यूजर गूगल पे लिखे कि भी हमारे पास, जैसे हम इधर लिखते हैं ना टैफ्टा, ठीक है, तो हमने ये एंटर किया,
तो हम चाहते हैं कि जब भी कोई हमारे पेज से रिलेटेड, हमारी डोमेन से रिलेटेड कुछ सर्च करे, तो हमारा जो वेब पेज है, जो वेबसाइट का लिंक है, जैसे tafta.gop फर्स्ट पे आ गए हैं, ठीक है, वो रैंक हो, वो टॉप 1 पे आ जाए, या एक जो हमारे पास जो सर्चेज आ रही हैं या इधर फर्स्ट पे आ जाए एटलीस्ट, ठीक है। तो उसके लिए हम अपने पेज को रैंक करना चाहते हैं। तो जो रैंकिंग वाला काम है, जो एसईओ वाला काम है, तो जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं इसको ओपन करके, ठीक है, और अगर मैं इसके कोड में चला जाऊं, कोड में जाने के लिए कंट्रोल यू करें, तो ये देखिए बच्चों कि यहाँ पर कुछ हेड के टैग के अंदर काफी सारी चीजें जो अभी हमने डिस्कस ही नहीं की, ये देखिए ये सारी हेड के अंदर आ रही है। और इस हेड के टैग के अंदर कुछ मेटा इंफॉर्मेशन होती है जो कि डॉक्यूमेंट के बारे में बता रही होती है कि भाई देखिए, तो इसका टाइटल बता रहा है, टेक्निकल एजुकेशनल आ रहा है, ठीक है जी। इसमें और भी काफी सारी चीजें जो एसईओ वाइज इसको जो है रैंक करती है और गूगल पे फर्स्ट पेज पे ले आती है, ठीक है। तो वो जो सारा काम है वो आपने कहाँ पे करना है, हेड के सेक्शन में करना है। तो हेड के सेक्शन में जो विजिबल पार्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला विजिबल पार्ट होगा जो आप टाइटल टैग के अंदर लिखेंगे। बाकी सारा आपका जो पार्ट है वो बैकएंड पे है, यानी कि आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो बॉडी का टैग है, जो बॉडी का एलिमेंट है, जो सेकंड पार्ट है, तो इसमें आपका जो भी आप इसके अंदर एलिमेंट लिखेंगे, कुछ भी डिफाइन करेंगे, तो वो आपका विजिबल पार्ट होगा, ठीक है। तो जो HTML हमारे पास जो रूट एलिमेंट है वो 2 उसके अंदर बेसिक टैग है, ठीक है। जो 2 हिस्सों में उसने डिवाइड कर दिया अपने आप को, एक हेड टैग है जो टाइटल पार्ट से रिलेटेड है, और एक बॉडी टैग है जो कि आपका विजिबल पार्ट है, ठीक है बच्चों। ये चीज समझ आ गई। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारा रूट एलिमेंट डॉक टाइप, ये तो एक तो डिक्लेरेशन है, HTML है, और HTML को हमने एंड करना है। देन एक हेड सेक्शन है, हेड सेक्शन के अंदर हमने एक टाइटल टैग को स्टार्ट और एंड किया है। देन उसके बाद डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स है, H1 है, P है, H2, ये सारे हमने देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक इशू ये भी आता है बच्चों को कि हमने क्या करना है, कि हमने जो लैंग्वेज पे काम करना है, HTML पे काम करना है, ठीक है, या CSS पे काम करना है, उसके लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करें। इन्होंने तो हमें ये बताया हुआ कि अगर हम इस पे आते हैं, उन्होंने कहा आप नोटपैड इस्तेमाल कर लें, ठीक है, रिकमेंड ये कर रहे हैं। तो उसके लिए देखो, मैंने आप लोगों को एक सबलाइन टेक्स्ट 3 टूल बताया है जो कि बिगनर्स के लिए या बिल्कुल बेसिक लेवल के लिए बड़ा ही अच्छा है, ये काफी हेल्प करता है। तो सबलाइन टेक्स्ट 3 मैंने आप लोगों को बताया कहाँ से मिल सकता है। आप गूगल पे जाए, यहां पर आप लिखें सबलाइन टेक्स्ट 3, ठीक है, ये फर्स्ट जो लिंक आ जाएगा आप इसी को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद जो विंडोज 64 है पोर्टेबल वर्जन, आप जो विंडोज वाला है इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है, मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। ये डाउनलोड होने के बाद आपने उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने सबलाइन टेक्स्ट 3 पे आ जाना है। ये इस तरह का नजर आएगा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब आपने इस पे फाइल पे जाकर एक न्यू फाइल क्रिएट करना है, तो आपके पास अनटाइटल के नाम से आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा बच्चों आपको पास ना हो सकता है जब आप नया वर्जन इंस्टॉल करोगे ना, तो कलर स्कीम में हमारे पास ना, ये मैंने व्हाइट खुद की है, आपके पास आई थिंक ये कुछ इस तरह से आ रही होगी, ब्लैक स्क्रीन आ रही होगी, डार्क मोड आ रहा होगा, ठीक है। तो उसमें आपने सबसे पहला काम, आपने लिखना नहीं स्टार्ट कर देना, कोई भी काम आपने स्टार्टिंग एंडिंग टैग नहीं करना, आपने फाइल को सेव करना। आप Ctrl+S कर लें या फाइल में जाकर, ये देखिए सेव के साथ एक Ctrl+S का कमांड भी है, आप Ctrl+S की कमांड भी दे सकते हैं और फाइल को सेव भी कर सकते हैं। आप जैसी फाइल, सबसे पहला काम क्या है इसको यूज करने का, फाइल को सेव करना। अगर आप फाइल को सेव नहीं करेंगे तो ये नोटपैड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। आपने फाइल को सेव पे क्लिक किया, फाइल आ गई आपके पास। देन वो आपसे लोकेशन पूछ रहा है किस लोकेशन में रखना है, क्योंकि हम इवनिंग का सेक्शन, हमने एक इवनिंग का फोल्डर बनाया हुआ है, तो हम इधर एक फाइल का नाम दे देते हैं, हम दे देते हैं demo.html। जो आपकी एक्सटेंशन है वो आपने लाजमी देनी है, जिसकी एक्सटेंशन, इसकी एक्सटेंशन अगर आप चाहते हैं कि ये वेब ब्राउजर पे रेंडर हो, ठीक है, वेब ब्राउजर पे रेंडर करने के लिए आपने इसकी एक्सटेंशन लाजमी देनी है। अगर आप एक्सटेंशन नहीं देंगे तो ये वेब पेज या वेब डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा, ठीक है, वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपने उसको सेव करना। सेव करने से क्या होगा, एक तो उसका टाइटल चेंज हो जाएगा, एंड अब ये आपका, ठीक है। अब मैं ये बता रहा था कि जब आपके पास फाइल आप डाउनलोड कर लेंगे ना, इंस्टॉल कर लेंगे, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना आपने सबलाइन टेक्स्ट 3। अच्छा, बात तो ये होता है कि आप लोगों को सबलाइन मिल भी नहीं रहा होता, तो आपने यहाँ से सर्च भी करना है कि सबलाइन यहाँ से मिल जाए,
ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से भी नहीं मिल रहा, आप अपने सी ड्राइव में जाएं, सी ड्राइव में जाकर अपने प्रोग्राम फाइल या तो x86 होगी या प्रोग्राम फाइल्स होगी, वहां पर देखेंगे आपके पास सबलाइम 32 बिट, ये 32 नहीं 64 है, तो हमारे पास प्रोग्राम फाइल होगा। ये देखिए सबलाइम मिल गया, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ओपन करके अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें रोज काम करने बजाय इसको यहाँ से ओपन हो, आप इसको राइट क्लिक करके जब एक ओपन हो जाए, ये देखिए जी, आप इसको अनपिन पिन कर दिया करें ताकि वो इधर टास्क बार उधर ही रहेगा हमेशा। अगर देखें मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ ना, तो ये देखिए मेरे पास हमेशा रह रहा है। इस पर क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपना काम क्या करना है, फाइल पे जाके न्यू फाइल पे क्रिएट करना है, एक फाइल बनानी है। ठीक है, फाइल जब आपके पास न्यू क्रिएट हो जाए अनटाइटल के नाम से, आपने फाइल पे क्लिक करके इसको सेव करना है। सेव अगर नहीं किया करेंगे तो फिर आपको ये नोटपैड की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि आपने कहाँ पे रखना है। हमने डेस्कटॉप पे एक इवनिंग का फोल्डर बनाया हुआ है और अभी हमने डेमो की फाइल बनाई थी, हम उसी को demo.html करना है। एक्सटेंशन अगर आप नहीं यूज करेंगे तो ये आपका जो सा है वो वेब डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा। ये अब हमें कहेगा कि फाइल पर ही, हम कहेंगे ठीक है कोई मसला नहीं, आप हमें बना दो। ठीक है, तो आपने फाइल को सबसे पहले सेव करना है। अगर आप फाइल सेव नहीं करते तो ये नोटपैड की तरफ वर्क करता है। क्लियर है यहाँ तक जी? अगर कोई इश्यू है तो बताएं। जी बच्चों, यस सर क्लियर है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना HTML लिखना है, देन टैब का बटन प्रेस करना है, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको बनाकर दे देगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है, HTML5 की डिक्लेरेशन आती है, रूट एलिमेंट आता है, और रूट एलिमेंट के बाद दो इससे डिवाइड हो जाते हैं, एक हेड सेक्शन होता है और एक बॉडी सेक्शन होता है। और टाइटल में आपने अपना जो वेब पेज का टाइटल है, जस्ट लाइक दिस फर्स्ट पेज। ठीक है, तो जो विजिबल पार्ट है, जो एम्प्टी कंटेनर है, अगर मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर पे करता हूं तो बच्चों ये देखिए कि आपका जो विजिबल पार्ट सिर्फ ये टाइटल नजर आ रहा है। अब ये प्योर व्हाइट स्क्रीन नजर आ रही है, समझ लें कि एक व्हाइट बोर्ड है या एक व्हाइट पेपर है जिसको आपने फिल करना है। ठीक है, तो ये पहले ये जो आपके पास ये डॉक्यूमेंट है ना, ये भी पहले व्हाइट ही था, जिसने इसको फिल कर दिया, ये नैव बार लगा के, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के एड्स लगा के। ठीक है, ये जो पेज था ये भी एक तरह का फुल व्हाइट था, लेकिन देखिए इसने एक हेडर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग दे दी, डिफरेंट किस्म के उसने सेक्शन बना दिए। तो इस तरह से आपके पास एक व्हाइट पेज मिल गया है। अब आपने इसको जो स्ट्रक्चर बनाना है और देन उसको खूबसूरत बनाना है ताकि यूजर अट्रैक्ट कर सके और उसको इंफॉर्मेशन है वो उसको रीड कर सके। तो उसके लिए जो विजिबल पार्ट है वो बॉडी है। इसके अंदर आप सबसे पहला जो टैग होता है वो H1 का होता है, जो हेडिंग के लिए होता है। आप लिखते हैं हेडिंग 1, सेव किया, ब्राउजर में गए, ये देखिए जी आपके पास इस लेफ्ट जो है टॉप लेफ्ट लाइन पे आ गए बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, H1 होता है। ठीक है, और हमारे पास पैराग्राफ का टैग होता है, ब्रेक का टैग आपको ब्रेक कर देता है। ठीक हो गया। फिर हमने डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट्स देखे थे। एट्रीब्यूट्स का काम है एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जैसे हमारे पास एक एंकर का टैग है, इसका काम क्या होता है, लिंक जनरेट करना। ठीक है, यानी कि मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे किसी वेबसाइट के ऊपर विजिट करा देगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, एंकर ए लिखना है और href एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, और लिखने का तरीका कार क्या है कि आप href लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, डबल कोट्स के अंदर वो वेबसाइट का लिंक देना जहां पर आपने विजिट करना है। अगर आप चाहते हैं कि सब लाइन को इस्तेमाल करना है तो सब लाइन में आपने कोई लेस देन ग्रेटर देन कुछ नहीं लिखना, आपने सिर्फ और सिर्फ टैग का नाम लिखना है, और वो टैग का नाम क्या, ए, एंकर टैग ए है। ठीक है, और आपने टैब का बटन, ठीक है, जो कैप्स लॉक से ऊपर जो टैब का बटन है, जो 8 स्पेसिस आगे ले जाता है, उसको आपने प्रेस करना है। जैसे ही आप टैब का बटन प्रेस करेंगे तो बेसिक सा स्ट्रक्चर जो उनसे है, जिसका स्टार्टिंग टैग, जिसका एंडिंग टैग, जिसका जो स्पेशल एट्रीब्यूट है जिसका नाम href है, वो आपको क्रिएट करके दे देगा। तो सब लाइन में आपको लेस कोडिंग करता है, सिंटैक्स फ्री बना देता है ताकि आपको कोई सिंटैक्स का इशू ना हो। अब आप चाहते हैं कि भी मैंने किसी वेबसाइट पे विजिट करना है, जैसे आप चाहते हैं इस वेबसाइट पे जब क्लिक करें तो इस वेबसाइट पे आ जाए, तो इसका लिंक हमने कॉपी किया और यहाँ पर आकर हमने इसको पेस्ट करके सेव कर दिया। देन उसके बाद जैसे ही हम इसको ब्राउजर पे ओपन करेंगे, ठीक है, सेव नहीं हुआ, शायद हो गया। अच्छा, अब आपने देखिए लिंक तो लगा दिया, लेकिन कंटेंट तो दे ना कि आपने किस वेबसाइट पे विजिट करना है। ठीक है, हम इसे लिख दें, ये कंटेंट क्लिक
कैप्टा लिंक, कैप्टा पेज। ठीक है, अब ये हमारा कंटेंट लिखा गया है, अब ये हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा, ये देख रहे हैं आप। तो जैसे ही मैं इस पेज पे अब क्लिक करूंगा तो ये वेबसाइट पे ले जाएगा मुझे कैप्टा की। ठीक है, तो ये हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं जिसका काम क्या होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और डिफरेंट एलिमेंट्स के पास एक तो कॉमन एट्रीब्यूट है जिसका नाम है स्टाइल एट्रीब्यूट, क्योंकि हमने उस पर स्टाइलिंग करनी है। इसके अलावा और एलिमेंट्स होते हैं जैसे एंकर है, इमेज है, ठीक है, इनके पास अपने एट्रीब्यूट भी होते हैं। तो एंकर के पास href एट्रीब्यूट होता है जिसका काम क्या होता है, जो लिंक लगा कर देना, लिंक को विजिट करवाना है। इमेज एट्रीब्यूट है जिसका काम क्या होता है, इमेज को आपने डिस्प्ले करवाना। अब जो इमेज है वो आप दो तरीकों से डिस्प्ले करवा सकते हो, और उसके लिए आपके पास दो पाथ है, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ और एक होता है रिलेटिव पाथ। ठीक है, दो पाथ है जिसकी मदद से आप अपने वेब पेज के ऊपर एक इमेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। दोनों में क्या फर्क है, अगर हम अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में जाते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप में जाते हैं, इवनिंग में जाते हैं, ये हमारा फोल्डर है जिसके अंदर वेब पेज है। वेब पेज का नाम है डेमो, ठीक है, डेमो है, और डेमो के साथ एक फोल्डर है जिसका नाम क्या है, इमेजेस, और उसके अंदर दो इमेजेस पड़ी हुई है, इमेज 1 इमेज 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे इमेज 2 की एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन देखने के लिए आप प्रॉपर्टीज में जाते हैं, प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ फाइल, उसकी एक्सटेंशन क्या है, तो वो फाइल .jpg है। ठीक है, तो आपने जब भी इमेज की एक्सटेंशन देखने की, इमेज की क्या टाइप है, जैसे हमारे पास जो वेब डॉक्यूमेंट उसकी टाइप HTML होती है, कुछ डॉक्यूमेंट हमारी टेक्स्ट होती है, वर्ड होती है, तो इस तरह से इमेज की जो एक्सटेंशन है वो हम इस तरह से देख सकते हैं। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाकर, तो इसकी एक्सटेंशन क्या हमारे पास PNG है। तो जो इस इमेज का पाथ है वो कहां पर है, वो इमेजेस के फोल्डर में जाकर ये इमेज पड़ी हुई है। ठीक है, तो रिलेटिव पाथ क्या है, वेब पेज के साथ ही या वेब पेज के अकॉर्डिंग हम पाथ देंगे तो वो रिलेटिव होगा, और एब्सोल्यूट क्या होगा कि हम इस इमेज पे जाएंगे, जो हमारे पास जो इमेज हमने लगानी है ना, हम उस इमेज पे जाएंगे, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इधर से हम प्रॉपर्टी पे जाएंगे। तो ये जो कंप्लीट पाथ है ना ये इमेज का, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट। फर्क क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। ये मैंने इमेज को कॉपी किया, ठीक है, और मैं जी क्या करता हूँ, ये तो डेस्कटॉप है ना, इधर ही रख देता हूँ। इस तरह से मैं D ड्राइव में भी रख सकता हूँ, E ड्राइव में, जिस मर्जी फोल्डर में रख लूँ। ठीक है, अब ये देखिएगा, मजे की बात मैं बताता हूँ। H1 लगाया मैंने, ठीक है, और मैं कहता हूँ एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं इमेज लगाने के लिए जो टैग होता है वो IMG होता है। ठीक हो गया, टैब का बटन। तो देखिए इमेज टैग ऐसा टैग है जिसका एंडिंग टैग नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है। अब वो पूछा सोर्स। एब्सोल्यूट में हमें एक फायदा होता है, एब्सोल्यूट पाथ में हमें रिलेटिव पाथ, तो हमें तो नहीं पता ना कि भी वेब पेज किधर पड़ा है। अब मेरा वेब पेज इवनिंग के फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, समझ आ रही, जो मेरा वेब पेज है, जो जिसको हम डेमो बोल रहे हैं, ये इवनिंग के फोल्डर में है। ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ में आपको कोई फिक्र की जरूरत नहीं कि आपका वेब पेज किधर है। आपने जो भी इमेज, जिस जगह भी पड़ी है आपकी इमेज, आपने उस इमेज के ऊपर जाना है, आपने उसके ऊपर प्रॉपर्टी पे जाना है, देन उसके बाद जो इमेज का जो लोकेशन बता रहा है आपने उसको कॉपी कर लेना। इसको कॉपी कर ले, इसको कॉपी करके आप अपने सोर्स में आए और यहाँ पर पेस्ट कर दें। ये अभी सिर्फ लोकेशन तक एड्रेस आया है, बाकी इस इमेज का नाम क्या है वो बताना लाजमी है। इस इमेज का नाम है इमेज 2 और इसकी एक्सटेंशन है JPG। ठीक है, तो आप दोबारा से / लगाएं image2.jpg। तो एब्सोल्यूट पाथ में आपको ये नहीं बताना कि भाई ये मेरी फाइल है और इसके साथ ही इमेज पड़ी है, तो ये होता है एब्सोल्यूट पाथ। अब अगर मैं रेंडर करूंगा तो ये देखिए जी हमें इमेज नजर आ रही है, और ये कौन सी नजर आ रही है, एब्सोल्यूट पाथ वाली, जिसमें हमने कंप्लीट पाथ दे दिया है। और वो पाथ क्या है कि ड्राइव C के अंदर जाओ, यूजर्स के अंदर जाओ, पाकरबट के अंदर जाओ, डेस्कटॉप में जाओ, देन वहां पे पड़ा हुआ है, यानी कि हमें कंप्लीट पाथ देना पड़ता है। ठीक है, जबकि अगर हम अगेन हम आते हैं रिलेटिव पाथ में, ठीक है, तो रिलेटिव पाथ में इमेज लगाते हैं। इमेज लगाने के बाद हम क्या करते हैं, जो रिलेटिव पाथ है, इमेज का रिलेटिव पाथ कैसे बनाएंगे हम। रिलेटिव पाथ बनाने के लिए हम देखेंगे हमारा जो वेब पेज है वो कहाँ पे है, वो डेमो ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो डेमो से आगे हमने पाथ स्टार्ट करना है, यानी कि हमें डेमो का पाथ नहीं देना है। ठीक है, डेमो से आगे हमारी इमेज कहाँ पर है, इमेज पर ही, इमेजेस के फोल्डर में। तो सबसे पहला पाथ हम क्या देंगे, इमेजेस।
ठीक है। तो रिलेटिव पाथ क्या होगा, आपके वेब पेज से आगे स्टार्ट करना है, वेब पेज के साथ जो फोल्डर पड़ा हुआ है आप पहले उस फोल्डर का नाम लिखें, फोल्डर के अंदर आए, फोल्डर के अंदर आके फॉर एग्जांपल मैं image 1 शो करवाना चाहता हूँ, ठीक है, बल्कि image 2 ही शो करवाता हूँ, ठीक है। तो फोल्डर के अंदर आए, तो फोल्डर के अंदर आने के बाद ये स्लैश लगा ले या ये स्लैश लगा ले, इट्स अप टू यू। ये लगाने के बाद आपने बताना है जी मेरी जो इमेज है वो है image2.jpg। समझ आ रही है? अब उसको मैं रेंडर करता हूँ, तो ये देखिए जी दोनों तरीकों से मेरे पास इमेज शो हो रही है, ठीक है। बट रिलेटिव में क्या है कि आपका जो वेब पेज है उसके साथ उसके बाद आपको पाथ देना पड़ता है, ठीक है। जबकि एब्सोल्यूट में क्या है कि आपको पाथ याद करने की कोई जरूरत नहीं, इमेज की प्रॉपर्टी में जाए, वो पाथ कॉपी करें और उसके बाद इमेज का नाम और एक्सटेंशन दे दें। रिलेटिव में आपको बताना पड़ता है कि भी ये जो मेरे पास वेब पेज है, जो डेमो पेज है, ठीक है, उसके साथ एक फोल्डर पड़ा हुआ है, उसका पाथ देंगे। उसके बाद अगर इसके अंदर भी डिफरेंट फोल्डर्स पड़े हैं, डिफरेंट फाइलें पड़ी हैं, या जितने फोल्डर्स पड़े उतने फोल्डर तक जाएंगे एंड देन जो इमेज होगी वो आप शो करोगे। तो रिलेटिव में आपको कंप्लीट पाथ खुद देना पड़ता है। जी बच्चों, ये चीज समझ आई आप लोगों को? जी सर। ठीक है। तो हमने ये एक इंपॉर्टेंट था कि हमें इमेज लगाना आनी चाहिए, हमें एंकर टैग का पता हो, ठीक है। देन उसके बाद हम टेबल्स पे आ जाते हैं। तो बच्चों देखो, जो टेबल है, ये टेबल क्या है कि अगर हमने पेपर पेंसिल पे बनाना होता है, ठीक है, बल्कि मैं एक सेकंड आपके सामने एक पेंट भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। समझ लेंगे ये मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, और उसके लिए मेरे पास एक पेंसिल है, ठीक है। मैंने एक टेबल बनाना है, टेबल बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं रोज डिफाइन करता हूँ, रो भी डिफाइन करता हूँ, कॉलम भी। तो जो ये देखिए मैं जो लाइन लगा रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मेरी एक रो डिफाइन होगी है। और इस रो में मैं कितने कॉलम बना सकता हूँ, ये वर्टिकल लाइन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो वर्टिकल लाइन की बात करूंगा तो ये मेरे कॉलम्स होंगे, हॉरिजॉन्टल की बात करूंगा जो एक लाइन लगाई ये मेरी रो होगी। तो एक रो के अंदर डिफरेंट किस्म के कॉलम बनते हैं, ये यानी कि 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, यानी कि इसके अंदर डेटा आ सकता है, और ये 6, ठीक है। अब अगेन मैं एक रो बनाता हूँ, ये देखिए जी एक और रो बन गई। अब इसके अंदर मैं डिफरेंट किस्म की कर सकता हूँ, 1, 2 और 3 ही कॉलम है मेरे इस टेबल में, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने जब आप HTML में आते हैं ना, तो HTML में आपको एक वाइट पेज चाहिए होता है। जो वाइट पेज डिफाइन कर रहा है वो कौन है, वो टेबल है। टेबल का टैग इज एम्प्टी कंटेनर, जैसे बॉडी है ना, बॉडी एक वाइट पेज था, एक एम्प्टी कंटेनर था जिसके अंदर आप एलिमेंट्स रखी जा रहे हैं अपने वेब पेज को खूबसूरत बनाने के लिए। ये देखे ना, ये बॉडी के अंदर आप सारा काम कर रहे हैं ना, ठीक है। अब आपने क्या किया, तो सबसे पहले आपको एक टेबल चाहिए, एक वाइट पेज चाहिए, एक कंटेनर चाहिए जिसके अंदर आप रो डिफाइन करें और उस रो के अंदर भी आप कॉलम डिफाइन करें, ठीक है। तो हमारे पास प्री डिफाइन है टेबल टैग, हम पहले वो लिखेंगे और उस टेबल के अंदर हम एक रो डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने एक लाइन लगाई है, और उस रो के अंदर आप डिफरेंट जो वर्टिकल लाइनें लगा रहे 1, 2, 3, 4, उतने आपने TH क्रिएट करने, 1, 2, 3, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मैं इसको रन करता हूं तो इसमें जो स्टाइल विड्थ इक्वल टू 100%, अगर मैं ये नहीं लिखता तो क्या हुआ कि एक जो बेसिक सा स्ट्रक्चर है वो तो बन गया, मतलब उसने हमें एक रो एंड कॉलम में बना दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन कंजेस्टेड कर दिए हैं। जहां पे खत्म हो रहा था स्पेस लगा के अगला उसने कॉलम स्टार्ट कर दिया, जहां पे खत्म अगला कॉलम स्टार्ट कर दिया। ये खत्म होगी, एक रो खत्म होगी, सेकंड रो उसने स्टार्ट करवा दी, थर्ड रो स्टार्ट करवा दी, ठीक है। हम चाहते हैं जरा खूबसूरत हो, जरा खुले खुले हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ा, हमें थोड़ी सी स्टाइलिंग या CSS लगानी पड़ी, ठीक है, अच्छा प्रेजेंटेबल करने के लिए। जैसे मैंने रन किया तो CSS वो क्या है कि हमने एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया जिसका नाम स्टाइल है, और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है विड्थ की कि आपका जो भी स्क्रीन साइज, टेबल क्या बताया, टेबल जो भी उसको स्क्रीन मिले उसके हिसाब से अपने आप को मर्ज करें। अगर उसको लैपटॉप की स्क्रीन मिलती है उसके हिसाब से खुले खुले दिखाएं, अगर मोबाइल मिलते हैं तो मोबाइल के हिसाब से। देखिएगा मैं स्क्रीन का साइज कम कर रहा हूँ, ये देखिए स्क्रीन का साइज का नाम कम, बिल्कुल कम हो गया या उसके हिसाब से। जैसे जैसे स्क्रीन का साइज बढ़ता जा रहा है वो अपने आप को मर्ज करता जा रहा है, इन्वॉल्व करता जा रहा है, इवॉल्व करता जा रहा है, देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली जो स्टाइल की प्रॉपर्टी थी ये आपको क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो है उसके हिसाब से स्क्रीन के लिहाज से डिफाइन करता है। लेकिन हमें अभी भी मजा नहीं आया कि इसमें तो कॉलम और रोज होते हैं, ये तो कॉलम और रोज तो बने ही नहीं है, बन तो गए हैं लेकिन कोई लाइनिंग होती थी जिसकी बेस में हमें पता चला कि ये बिल्कुल एक टेबल बना हुआ है।
तो टेबल को रोज एंड कॉलम बनाने के लिए, लाइनिंग लगाने के लिए एक सीएसएस की प्रॉपर्टी जिसका नाम बॉर्डर। बॉर्डर का क्या काम है, ये देखिए जैसे मैंने पेंट है ना, ये बॉर्डर क्या काम कर रहा है, बॉर्डर इस तरह से लाइनिंग लगा रहा है। समझ आ रही है कि मतलब आपके पास डेटा लिखा हुआ है, हमने उसको कहा बॉर्डर, और बॉर्डर का काम उसको पेंसिल मिल गई, हमने कहा जी 1 पिक्सल। 1 पिक्सल का मतलब है वो टॉप पे एक लाइन लगाएगा उस टेबल के गिर्द, वो राइट पे एक लाइन लगाएगा, वो बॉटम पे एक लाइन लगाएगा, और वो लेफ्ट पे एक लाइन लगा देगा। वो मतलब उसने एक बॉर्डर सा क्रिएट कर दिया। ठीक है जी। अगर उसमें 3 कॉलम है तो हमने कहा जो टीडी है उसमें भी बॉर्डर लगा दो। उसने एक कॉलम इधर बना दिया, ठीक है, और एक कॉलम उसने यहाँ पे बना दिया, और एक कॉलम उसने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि एक लाइन जी एक लाइन जी, ये दोनों लाइनें मर्ज नहीं हो रही। हम चाहते हैं कि सिंगल लाइन बने ना, जबकि दो ये डबल लाइन आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली इन प्रॉपर्टी का क्या पर्पस है, पहले हम ये देख लेते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ टेबल के गिर्द, ठीक है, हम कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ टेबल पे बॉर्डर है, और बॉर्डर क्या है 1 पिक्सल, इसकी थिकनेस कितनी 1 पिक्सल हो, और इसके ऊपर जो लाइनिंग है, लाइनिंग से क्या मुराद है, लाइनिंग से मुराद है कि आपके पास इस तरह से लाइन ना हो, ये देखिए ना, कट कट के ना आए, ठीक है, ना ही डॉट डॉट करके आए, ऐसे ऐसे भी लाइनिंग ना है। सॉलिड का मतलब प्रॉपर लाइन है, एक कंप्लीट लाइन है, कट ना है बीच में। ठीक है, तो और उसके बाद कलर आप कोई भी चेंज कर लें, वट एवर। ये देखिए जी, तो उतना जैसे मैंने एक पेंट में बनाया आपके सामने, तो ये बॉर्डर आ गया टॉप पे, लेफ्ट राइट पे, बॉटम पे और लेफ्ट पे। उसके बाद हम कहते हैं कि टेबल पे तो आ गए हैं, अब हमें कॉलम वाइज चाहिए। हम कहते हैं कि टीएच बना हुआ है, अगर टीएच इन्वॉल्व है तो देखिए टीएच में भी आ गया। ठीक है, हम कहते हैं जी पीडी में भी आ जाए, फिर वो भी आ गया। बट अब ये जो लाइनिंग है, ये दो लाइनिंग है। हम कहते हैं कि यार जहां पर तुम्हें दो कोलैप्स कर रही हो ना, 2 लाइन, उसको 1 में कन्वर्ट कर दो। तो उसके लिए वो कहता है कि भाई आप क्या करें, एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है सीएसएस में जिसका नाम है बॉर्डर कोलैप्स। ठीक है, आप वो इस्तेमाल करके देखें। तो हमने क्या किया, बॉर्डर कोलैप्स लिखा है, कोलैप्स लिखा, ये देखिए एक टेबल बनाकर दे दिया उसने, सिंगल लाइन करके दे दिया। ठीक है, और अगर थिकनेस आप बनाना चाहते हैं, आप अगर 5 पिक्सल करेंगे तो थोड़ा सा, ठीक है, और कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप डेली मतलब फिजिकली देखा जाए, यार आपने अगर कोई टेबल बनाना रेड कलर, आपको रेड कलर की पेंसिल लेनी पड़ेगी उससे टेबल मार्कर। तो ये तो बहुत ही आसान, आप कोई भी कलर उठा लें, आप इजीली बस कलर का नाम लिखें, उसके हिसाब से आपके पास डिजाइनिंग आ गई। तो ये एक जो सस्ता वाला काम नहीं हो गया। अगर पेपर या पेंसिल में करना है तो आपको कोई भी कलर है, आपको वो परचेज करना पड़ेगा, फिर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा सारी चीजें। तो यहाँ पर तो आप डिजिटली सारा काम कर रहे हैं, और ये खूबसूरत भी लग रहा है, प्रॉपर अलाइनमेंट में आ रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर जो सी है हमारे पास टेबल की थोड़ी बहुत स्टाइलिंग की, ताकि हम थोड़ा बहुत देख सके कि टेबल फॉर्म में आ भी रहा है कि नहीं। सर जी कोलैप्स की अभी मुझे समझ नहीं आई। बॉर्डर कोलैप्स की समझ नहीं आई जी बच्चे, मैं ये बता रहा हूँ सिंपल कि अगर हम ये नहीं लगाते ना तो 2 लाइनें आ जाती हैं। 2 लाइनें क्यों आती है ये भी मैं बता देता हूँ। हमने कहा कि एक टेबल के गिर्द भी बॉर्डर, हम कहते हैं हम टेबल के गिर्द बॉर्डर ही नहीं लगाते। चले जी, तो आप लोग ये देखें कि क्या हो रहा है, बेसिकली हर एक कॉलम के अगेंस्ट पूरा पूरा बॉर्डर बन रहा है। अगर हम टेबल के अगेंस्ट बॉर्डर ना लगाएं, ठीक है, वो कंप्लीट आ ही नहीं रहा कि वो एक कंप्लीट लाइन हो। ठीक है, अगर हम बॉर्डर क्लास भी कर देते हैं, बॉर्डर क्लास का काम क्या होता है कि 2 लाइनों को मर्ज करके सिंगल लाइन में कर दें। अगर मैं टेबल पे नहीं लगा तो लेट्स सी, ठीक है, ये देखिए कुछ भी नहीं हो रहा। तो जिस तरह का हम टेबल चाह रहे थे वो नहीं बना, तो ये देखिए टेबल भी लगा लिया, अब ये देखिए कंप्लीट टेबल बन गया। और अगर मैं बॉर्डर क्लैप्स नहीं लगाता, इसको भी खत्म करके दिखा देता हूँ आपको, तो ये 2 लाइनें बन रही है। देखिए एक लाइन ऊपर वाली टेबल की और एक उस टेबल कॉलम की, यहाँ से भी डिफरेंट किस्म की 2 लाइनें। तो हम चाह रहे हैं कि सिंगल लाइन बने, उसके लिए हम बॉर्डर क्लैप्स की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं। जी बच्चों क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, माइक किसका ऑन है वो काइंडली म्यूट कर दें। ठीक है जी, उसके बाद हमने ये देखा था कि एक टेबल कॉलम को स्पैन कैसे कर सकते हैं, ये मेन था आपका टॉपिक।
ठीक है, इसमें देखिए हमने क्या करना है, और मैंने ये बताया था कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो जो टोटल जो मेन टेबल है ना उसमें कितने कॉलम एंड कितनी रोज है, पहले आप वो डिफाइन करें। तो इसमें आपने देखा कि आपके पास 2 रोज है, 1 और 2, तो मैक्सिमम कॉलम कितने, 1 2 3। ठीक है, और इसमें हो क्या रहा है, जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है, वो थर्ड रो का थर्ड कॉलम को मर्ज कर रहा है, स्पैन कर रहा है। जो सेकंड कॉलम है फर्स्ट रो का, वो थर्ड कॉलम को स्पैन कर रहा है, खा रहा है, मर्ज कर रहा है, खत्म कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जिस कॉलम ने स्पैन करना है हम उस कॉलम के पास जाते हैं। जैसे हमारे पास टेलीफोन है इस एग्जांपल में, हम इसके पास जाएंगे, इसके पास जाकर हम लिखेंगे कि भी तुमने नेक्स्ट वाला कॉलम खाना है, तो उसके लिए तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, कॉलम स्पैन लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद यहां पर हमारे पास आता है कि भी कितने कॉलम स्पैन कर दूं मैं। ठीक है, तो अब आपने इसके लिए क्या करना है कि एक जो ये जो टेलीफोन है इसका तो आप कंपलसरी, यानी कि ये तो उसका कॉलम 1 है ही है। ठीक है, इसका कॉलम तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि 1 आपने ऐड करना है। उसके बाद आपने देखना है कि कितने कॉलम खा रहा है, तो आप देखें तो ये एक ही कॉलम खा रहा है, ये स्पैन कर रहा है। समझ आ रही है? तो ये टोटल जिनसे एक तो इसका अपना कॉलम हो गया 1, और जो कितने स्पैन कर रहा है वो भी 1 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2। तो तभी यहां पर आपके पास क्या आया, 2 लिखा आ रहा है कि भाई ये जो कॉलम है ये 2 की स्पेस ले रहा है, एक अपने कॉलम की, एक तो उसकी अपनी स्पेस है जिसको हम 1 कहेंगे, और इसके अलावा वो जितनी स्पेसेस ले रहे हैं। ठीक है, ये मैं आप लोगों को अभी करके बता देता हूं। मैं एक टेबल बना लेता हूं। ठीक है, टेबल में एक टीआर होता है, और टीआर में मेरे पास एक टीडी है, 1 कर लेता हूँ, टीडी 2 कर लेता हूँ, मैं 4 कॉलम बना लेता हूँ, टीडी 3, टीडी 4। ठीक है, और मैं फिर इसको कॉपी कर लेता हूँ, 2 और 3 रोज बना लेता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा मैंने क्या करना है, मुझे थोड़ी स्टाइलिंग करनी है, विड्थ। ठीक है, हम 50% भी कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि भी इतनी ज्यादा बिल्कुल कंप्लीट ना करें। स्टाइल का टैग, ठीक है, स्टाइल के टैग में टेबल कोमा, अगर तो आपके पास टीएच होता है तो टीएच लिखे, अगर नहीं है तो ना लिखें। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, बॉर्डर कोलैप्स। ठीक है, अभी कौन सा है, मैंने मर्जिंग नहीं की, स्पैन नहीं किया, ये देखिए नॉर्मल आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं कॉलम थोड़े और बना लेता हूं, 7-8 कॉलम और बना लेता हूं, रोज उतनी रहने देता हूं। ठीक है, मतलब इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट। ठीक है, ये जो कॉलम है इसको मैं कर देता हूँ 5 6 7 8। ठीक हो गया, इसी को कॉपी। अभी हमने जो मर्जिंग करनी है वो कॉलम में करनी है ना, इसलिए मैं जरा कॉलम ज्यादा रख रहा हूँ। ये देखिए जी। ठीक है, अब आपने ये देखना, इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी। आप प्रैक्टिस क्या करते हैं, हम मैं चाहता हूं कि जो 4 नंबर पे कॉलम है ना, एक पहली रो का, ये 4 नंबर पे कॉलम है। ठीक है, तो बाकी जो 5 6 7 8 है ना, ये खाने हैं उसने, स्पैन करने हैं। ठीक है, तो जो 4 नंबर पे कॉलम है, अब मैं एक जो 1 है ना वो पहले से ही रखूंगा अपने पास, और उसके बाद खाने कितने हैं, 1 2 3 4। जो स्पैन करना है कॉलम वो 4 है, और एक अपने वाला स्पैन हो जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, और रो कौन सी, पहली, ये याद रखना है। रो नंबर 1 ये है, कॉलम नंबर कौन सा है, 4 ये है, और इसने कितने कॉलम खाने, 5 6 7 8, यानी कि 1 2 3 4, और एक अपने वाला। इधर आकर हमने सिर्फ क्या लिखना है, कॉलम स्पैन और 5। ये लिखने के बाद हमने ये जिनकी स्पेस ले रहा है ना उनको उड़ा देना है। भाई अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही, क्योंकि तुम्हारी जगह इस बंदे ने ले ली है। ठीक है जी, अब जैसे ही मैं इसको रेंडर करता हूं तो ये देख रहे हैं कि इस चौथे ने बाकी सबकी जगह ले ली। समझ आ रही है? अब मैं जो लास्ट रो है ना, ये थर्ड पे जो लास्ट रो है, जो 3 लिखा आ रहा है,
मैं करूंगा, मैं क्या करता हूँ, मैं इसका तीसरी और चौथी की, मैं जो लास्ट है ना, थर्ड रो में जो थर्ड कॉलम है वो फोर्थ कॉलम की भी जगह ले लें। तो लास्ट रो कौन सी, ये वाली, इसमें ये थर्ड है, इसमें मैं आकर कॉलम स्पैन लिखूंगा, ठीक है। इसमें मैं आकर 2 लिखूंगा, 2 एक इसकी अपनी जगह और सिर्फ जो चौथे की जगह ले रहे हैं, और इसको आके मैंने इसको खत्म कर दिया। जैसे ही मैं रेंडर करूंगा, ये देख रहे हैं, तो ये बहुत इजी है, जस्ट आपने कॉन्सेप्ट समझना है। और इसको इजी बनाने के लिए आपने क्या करना है कि जब भी मैं कोई एक्टिविटी दूंगा, आप लोगों ने पहले कंप्लीट रो कॉलम बना लेने, ये नहीं करना कि साथ साथ आप कॉलम स्पैन कॉलम रो इस तरह से करते रहे, ठीक है। तो अगर मैं इधर से गूगल पे आता हूँ और इधर आता हूँ, ठीक है जी, और HTML और क्या था, कॉलम स्पैन, और टेबल भी लिखना था ना, ठीक है जी। इमेजेस पे देखते हैं, तो ये देखिए जी, कॉलम स्पैन में ये तो हमने पहले भी ट्राई कर लिया था, हम कोई और मुश्किल सा देखते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम स्पैन हो। ये देखिए जी, एक टाइम टेबल था, ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, कंप्लीट बना ले, रोज जितनी बनती है, जितने कॉलम बनते हैं। अब कंप्लीट काउंट करने के लिए क्या करेंगे, अब आप देखेंगे टाइम टेबल भी एक रो है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 रोज है, ये तो हमें क्लियर कट हो गया कि इसमें जो रोज है वो 7 है। अब हमने कॉलम काउंट करने हैं, कॉलम कैसे काउंट करेंगे हम, 1 2 छह 3 सर। 4 5 और 6। अभी हम इसकी बात ही नहीं कर रहे जो कि रो स्पैन हुआ हुआ है, ठीक है। हम कहते हैं कि सारे ये कॉलम बने हुए हैं, तो 6 कॉलम है और 7 रोज है, समझ आ रही है। तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने फर्स्ट, अगर हम कहेंगे ये भी रो स्पैन नहीं किया हुआ, अभी फर्स्ट कॉलम भी एज इट इज, सेकंड भी एज इट इज, थर्ड भी एज इट इज, लेकिन जब फोर्थ रो में आया ना, फोर्थ रो में आया, तो इसका जो सेकंड कॉलम है, फोर्थ रो में जब आया, इसका जो सेकंड कॉलम है, उसने थर्ड की भी जगह ले ली, फोर्थ की भी जगह ले ली, फिफ्थ की जगह भी ले ली, और सिक्स की भी, ठीक है। अगर कॉलम काउंट करें कितने, तो 1 ये वाला था, 2 3 4 5 6, फोर्थ रो में सेकंड कॉलम, ये वाला सेकंड कॉलम, ठीक है। इसकी एक तो उसकी अपनी जगह होगी, 1 2 3 4, तो टोटल इसमें कॉलम स्पैन आना था और 5 लिखा जाना था। जी बच्चों, आप बताएं क्लियर है कि नहीं क्लियर, कॉलम स्पैन। जी सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। कोई अभी भी इश्यू है तो बता दें, कोई भी इश्यू है तो बताएं जल्दी से, नहीं तो आगे चलें, ठीक है। इसी तरीके से अब हमारे पास एक और ऑप्शन थी रो स्पैन की। रो स्पैन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि कॉलम स्पैन में हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटल कॉलम को खत्म करते हैं, हॉरिजेंटली, ठीक है। अगर हमारे ये एक्सरसाइज भी देखें, हम क्या करें, उसी रो में रहकर कॉलम को खत्म करें, बड़ा इजी होता है। जबकि रो स्पैन में क्या होता है कि हम रो वाइज कॉलम को खत्म करते हैं, रो वाइज। अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसमें टोटल कितने, अगर मैं देखा जाए तो कितने कॉलम थे, 1 2 3 4 5 6 कॉलम थे, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, फर्स्ट रो का जो आवर्स है, फर्स्ट रो में था आवर्स, ठीक है। इस फर्स्ट रो में मैंने हर रो का जो फर्स्ट कॉलम है वो उड़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। इसकी एग्जांपल पहले देखते हैं। ये हमारे पास 2 रोज हैं, ठीक है। तो मैंने वही बताया कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप लोगों ने एक जो कंप्लीट टेबल होता है वो बनाना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये अब आप लोगों ने जल्दी जल्दी मुझे बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमने इसके कितनी रोज और कितने कॉलम बनाने हैं। तो कितनी रोज है, हाँ जी बच्चों, सर 6। 6 है कि 7 रोज है, 7 रोज 6 कॉलम। सर 7 रोज। 6 कॉलम है, 1
6 कॉलम थे ना? जी सर। तो रोज कितनी? 7 है। ये 1 रोज है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। इसमें थोड़ा सा हमने ये बन गया। इसमें जो फर्स्ट रो है उसने सारे कॉलम को मर्ज कर दिए टाइम टेबल के लिए। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, इसका नाम है टाइम टेबल। तो जो जितने कॉलम हैं, ये कितने कॉलम? 1 2 3 4 5, 5 ये हो गया और एक इसकी कितनी स्पेस, टोटल कितना होगा? 6। और अब हमें इसकी जरूरत नहीं रही, हमने इसको खत्म कर दिया। ठीक है, बाकी इसने क्या किया हुआ है, इसको, बल्कि हम अगर इधर ही कुछ अगर लिखते, ठीक है जी। नेक्स्ट में क्या किया मैं, बाकी एज इट इज रहा, और 1 2 3 4th रो में गए, उसके सेकंड कॉलम को देखा, फर्स्ट को तो एज इट इज रहने देंगे, जो सेकंड कॉलम है उसने इनको मर्ज कर दिया। 1 2 3 4 और 5th रो में जाना हमने। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th रो में आ गए। 5th रो में आने के बाद हमने क्या करना, फर्स्ट कॉलम एज इट इज में देना है, और जो सेकंड कॉलम है उसमें हमने लंच का करना है। ठीक है, और ये बाकी कॉलम 1 2 3 4, कितने कॉलम है? 1 2 3 4 कॉलम स्पैन एंड टोटल 5 हो जाएंगे। 4 तो ये हो गए और एक उसकी अपनी स्पेस। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, इन सब की रो के फर्स्ट कॉलम को खत्म करना है। फर्स्ट रो का, सॉरी सेकंड रो का, सेकंड रो में आता है ना हमारे पास। ठीक है, सेकंड रो में आवर्स, सेकंड रो का फर्स्ट रो ये थी, सेकंड रो ये है, इस ये वाला कॉलम आवर्स। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, ठीक है, मर्ज कर रहा है सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम को, इसको भी खत्म। थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम को, इसको भी खत्म। फोर्थ रो के फर्स्ट कॉलम को, इसको भी खत्म। देखिए आप रो वाइज खत्म कर रहे हैं, इसको भी खत्म, और उस कॉलम को खत्म करना जो जिस पे वो रिजाइड करता है, यानी कि अगर वो फर्स्ट पे है तो हर रो का फर्स्ट कॉलम आपने उड़ाना है, ये नहीं कि सेकंड थर्ड उड़ाना शुरू कर दें। इश्यू हो गया ना? हमने क्या किया है, ये देखिए इश्यू हो गया कुछ, इसको वापस हम करते हैं। और क्या था, तो पहले ओवर लिख लेते हैं, पहले देखते हैं। ओवर आ रहा है ना? ओ यार, आप लोगों ने बताया नहीं, रो स्पैन भी तो लिखना था, किया हमने, बिल्कुल ठीक है। इसमें आकर हमें बताना है ना रो स्पैन, और रो स्पैन में हमने कितना बताना है? 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5, और अपनी स्पेस इसकी कितनी? 6। 6 हो गए। ये हमने काम बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, बाकी इसकी स्टाइलिंग है, जो विड्थ इसकी इतनी ज्यादा नजर आ रही है वो स्टाइलिंग है।
आप स्टाइलिंग में करेंगे आप उसकी इतनी विड्थ लगा सकते हैं। हाँ जी बच्चों, टेबल रो एंड टेबल कॉलम, रो स्पैन रो कॉलम। जी सर क्लियर हो Okay guys, so our lecture finish here. So good luck for your practice and thanks for watching.